चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। तो हमारा ये चलेगा चैप्टर। तो इसका पहला पॉइंट है हमारा विस्थापन धारा। क्या होती है विस्थापन धारा? है इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कौन सी धारा आ गई भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, अब तक आपने चैप्टर नंबर 7 तक आपने जो भी धारा पढ़ी थी वो सब क्या थी? उसे बोलते हैं कंडक्शन करंट। अब यह याद रखना है मेरी बात। अब आप कहोगे वहां तो आज तक भी ना लिखवाया हमने, ठीक है, तो वहां पे जरूरत नहीं पड़ी। आपने ये भी तो देखा हो, जैसे हम कोई न्यूमेरिकल कराते हैं तो वहां पर जैसे चुंबकीय क्षेत्र है बी, राइट, तो हम बी लिख दिया। अगर वो उसी सवाल में 2 बार दे दे कि चुंबकीय क्षेत्र वहां पे इतना हो जाता है, दोबारा से इतना होता है, तो हम 2 बार नहीं लिखते, फिर उसे B1 कहना पड़ता है पहले वाले को और दूसरे वाले को B2 कहना पड़ता है। समझ रहा हो मेरी बात? तो यहाँ पर अब दोनों धाराओं का जिक्र आएगा, तो उस वाली धारा का भी आएगा जो आपने चैप्टर नंबर 7 तक पढ़ा, और इस वाली धारा का भी आएगा। ये कोई नई धारा है विस्थापन धारा। देखो क्या है, नई धारा कैसे आई, ठीक है, दुनिया के अंदर कैसे माना गया, क्या फॉर्मूला होता है, ये सब बताऊंगा मैं तुम्हें। पहले समझ लो, अब जो आज तक आपने धारा पढ़ी वो सब क्या थी? कंडक्शन धारा, मतलब कंडक्शन मतलब चालक, चालन धारा। और जैसे हम पता इस चैप्टर में, क्योंकि अब 2 धाराएं हैं यहाँ पे, एक विस्थापन धारा और एक है कंडक्शन, तो इसे हम IC से लिखेंगे। जो आज तक आपने धारा पढ़ी उसे किससे लिखेंगे हम? IC। सी क्या है यहाँ पर? कंडक्शन करंट, ठीक है, I मतलब धारा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट धारा है इसे हम किससे पढ़ेंगे? ID से। D मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझ में आ गई अब या नहीं, ये बताओ। तो अब आप कहोगे सर है क्या ये कहाँ से आई? तो इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं। अब क्लियर हो गई ये तो बात, समझ में आ गई। वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज है ये मैं आपको बता रहा हूं। कंडक्शन करंट क्या है, चालन धारा क्या है, जो आज तक आपने पढ़ी। कहाँ पे पढ़ी? कि कोई चालक होता था, कोई तार है, इसमें धारा बह रही है, तो इस धारा को अब हम क्या बोलेंगे? IC बोलेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है? कोई भी है ऐसा है, चाहे कोई पटल है, इसमें धारा भेज दी तो क्या बोलेंगे? IC, कंडक्शन करंट। लेकिन अब ये विस्थापन धारा क्या है, ये कहां से वजूद में आई? तो ये मैं समझाना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। मान लो ये कि संधारित्र है, ठीक, यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी है, ओके। अब बताओ इस बैटरी से, ये प्लस का होता है साइन है ना, और ये माइनस का, यहां से करंट निकली, तो इस करंट को क्या बोलोगे आप? तो आप कहोगे सर अभी तक तो हम यही पढ़ के आए हैं कि करंट है, लेकिन अब मैं बोलूंगा इसे क्या बोलोगे? ठीक है, IC बोलोगे, चालन धारा, राइट, क्योंकि तार है, देखो तार में है, तार मतलब कोई भी चालक हो, चालक में जब धारा बहेगी तो उस धारा को क्या बोलेंगे हम? चालन धारा। क्लियर हो गई बात? सुनते रहना अब विस्थापन धारा क्या है। तो देखा यह गया, एक बात बताओ, जब इसमें धारा जा रही है तो धारा क्या करती है? अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेती है। ओस्टेड का प्रयोग है, ओस्टेड ने बताया था कि कोई भी धारावाही चालक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर मैं इसके आसपास इधर या इधर क्या रखूं? कंपास सुई रख दूं। क्या है ये? कंपास सुई या चुंबकीय सुई, कुछ भी कह दो, तो इसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा, विक्षेप होगा, ये सुई ऐसे ही लेगी। ये समझ में आ रही बात है? ये सब मैं बता चुका हूं, स्टेट का प्रयोग जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा वैलिड है नियम? तो यहाँ पे आता है एम्पियर का परिपथीय नियम दिया था एम्पियर ने, ये वाला B.dl = μ0I। बताओ ये तो था, तो ये था। अब जब एम्पियर से पूछा गया कि यहाँ पे धारा है, एम्पियर से क्या पूछा गया? ध्यान से समझना, इस थ्योरी को समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है? एम्पियर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने अपने नियम दिया था। इस नियम को क्या बोलते हैं हम? एम्पियर परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। मैंने करा चुका हूं, ये प्रूफ करा चुका हूं बल्कि, राइट। तो उनसे ये पूछा गया कि धारा कहां है, तो वो बोले यहाँ पे क्यों होगी भाई धारा? यहां पर क्यों होगी? ये तो संधारित्र है, संधारित्र पर तो आवेश होता है कि इसमें प्लस 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 आवेश, और सामने वाली प्लेट पर क्या आ जाता है? माइनस माइनस आवेश। समझ रहा हो मेरी बात? ये तो बताया था हमने आपको संधारित्र पर। तो वो बोले कि कंपास सुई जो है वो यहाँ पे रखने पर यूं डिफ्लेक्शन हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है, उसमें विक्षेप, क्योंकि यहाँ पे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो उनसे पूछा गया अगर हम इस कंपास सुई को यहाँ रख दें तो उत्पन्न होगी, इसमें विक्षेप होगा? तो वो बोले क्यों होगा जब यहाँ पे कोई धारा नहीं है? तो देखा यह गया, जब इस कंपास सुई को यहाँ पे रखा गया तो इसमें भी क्या हुआ? विक्षेप हो गया। क्या हो गया भाई? ये देखो ध्यान से,
विक्षेप उत्पन्न हो गया। तब उनसे पूछा गया ये कैसे हो गया भाई विक्षेप उत्पन्न, तो वो ये ना बता पाए। कौन ना बता पाए? एम्पियर। वो इसका आंसर ही ना दे पाए, यार इसके अंदर करंट कैसे आ जाएगी, ये तो खाली जगह है। तब एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, क्या नाम था उनका? नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, बहुत फेमस वैज्ञानिक है, लेकिन बच्चों को कुछ ही नाम याद होते हैं, जैसे न्यूटन है, ठीक है, और या कूलाम है, या फिर आइंस्टीन है, इनके नाम याद होते हैं। जबकि बहुत ही मेन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है फिजिक्स में। चलो अभी इनके बाद में करेंगे, पहले इतना सुन लो। एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, वो ये बोले, उस टाइम उनका भी दौर था मैक्सवेल का, वो ये बोले मैं ये बता दूंगा इसमें विक्षेप उत्पन्न क्यों हुआ। मैं क्या बता दूंगा? मैं ये बता दूंगा इसमें विक्षेप उत्पन्न क्यों हुआ। उनसे पूछा क्यों हुआ, तो वो बोले ये जो एम्पियर की परिपथीय नियम है ये यहाँ फेल हो गया, यहीं पे तो काम कर रहा है, जब धारा इसमें बह रही है तो यहाँ पे काम कर रहा है ये, और यहाँ पे ये काम करना बंद हो गया। वो बोले यहाँ पे तो तुम ये बता रहे हो म्यू नॉट आई, और यहाँ पे तुम बता रहे हो आई है ही ना, आई नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाना चाहिए। म्यू नॉट इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो समाकलन बी डॉट डी एल क्या आना चाहिए हमारा? जीरो आना चाहिए। तो मैक्सवेल क्या बोले, मैं बता दूंगा इसके अंदर विक्षेप क्यों उत्पन्न हुआ, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। सब बोले क्या? उन्हें ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा और वो डाल देना, बिल्कुल सही हो जाएगा ये नियम। समझते रहो मैं क्या कह रहा हूं। मैक्सवेल ने क्या कहा, मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। उनसे पूछा गया क्या, वो बोले इस नियम को, एम्पियर का परिपथीय नियम को मेरे नाम से भी जाना जाए, पहले मेरा नाम आए। तो इस नियम को इन्होंने संशोधित किया, तो उसे बोला गया मैक्सवेल का एम्पियर परिपथीय नियम। मैक्सवेल का एम्पियर परिपथीय नियम, किसका नाम लग गया पहले? मैक्सवेल। अब उन्होंने क्या संशोधन किया, अब ये समझो। वो बोले हैं इसके अंदर भी, इन प्लेटों के बीच में भी एक तरह की करंट है, इसमें भी एक नई तरह की करंट है, नई तरह की धारा है, और जिसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन धारा। देखो विस्थापन हो रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये बीच में। अब उनसे पूछा गया ऐसे कैसे कह रहा हो, ऐसे तो कोई भी बता देगा भाई धारा है। तो उन्होंने इस बात को प्रूफ करा। कैसे प्रूफ किया, देखो सुनो। वो ये बोले जब तुमने ये बैटरी लगाई थी तो इसका मतलब इस वाली प्लेट पे कैसा आवेश आ गया था? धन। तो सामने वाली प्लेट पे कैसा आ जाएगा? ऋण। फिर थोड़ी देर बाद फिर धन आया होगा तो सामने ऋण, फिर थोड़ी देर बाद फिर धन आया होगा तो सामने ऋण आवेश आया होगा। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक कि ये पूरी प्लेटें, पूरा संधारित्र पूरी तरह आवेशित ना हो जाए। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये आवेश लेना बंद कर देगा। समझते रहे ना। अब एक बात बताओ, वो ये बोले एक बात बताओ, जब ये देखो प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, तो यहाँ पर इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित ना हो गया? हमने आपको बताया ना है, प्लस से माइनस की ओर क्या होता है? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र। समझते रहे ना। इसका मतलब लगातार तुम वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हो। देखो पहले एक आवेश आया था तो थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र होगा, एक लाइन बनाई मैंने, फिर दूसरा आया तो दूसरी लाइन बनाई, तीसरा आया तो तीसरी। वैद्युत क्षेत्र में लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जहां पे वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है वहीं पे उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के साथ साथ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इसमें धारा बहने लगती है। ये भी आपको हमने बताया था, बहुत बार बताया था, फिर सुन लो। जिधर को वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उधर को ही करंट की डायरेक्शन होगी। तो जब इसमें वैद्युत क्षेत्र इधर को स्थापित हो गया तो यहाँ पर एक करंट प्रवाहित हो रही है और उस करंट को कहेंगे हम आईडी, और इसका नाम क्या रखा गया? आईडी मतलब विस्थापन धारा। तो ये बोले ये है वो धारा। इसकी वजह से जो हम कंपास सुई यहाँ रख रहे हैं इसके बीच में, तो उसमें क्या हो रहा है? विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। मगर कब तक विक्षेप उत्पन्न होगा ये भी सुन लेना। जब तक ई, मतलब ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र, इसमें परिवर्तन होता रहेगा। जैसे इसमें परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, मतलब ये फुल चार्ज हो जाएगा, तो फिर धारा उत्पन्न नहीं होगी। जब तक वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करते रहोगे तो धारा उत्पन्न होगी। परिभाषा पे पहुंच गया हूं मैं, समझ लो। परिभाषा ये लिखाऊंगा मैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच जब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करते रहोगे तो एक धारा उत्पन्न होगी। उस धारा को क्या बोलेंगे? विस्थापन धारा। ये बताया था उन्होंने। बात समझ में आ गई है नहीं? अब ये बता दो। क्लियर है? तो इसका नाम क्या रखा गया? आईडी, और इसका एक फॉर्मूला भी है। तो अब मैं वो लिखने जा रहा हूं। चाहो तो वैसे ही बना सकते हो रफली, लेकिन अब तो मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं। अब बताओ समझ में आया है नहीं आया? ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं थ्योरी। जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र कहो या वैद्युत फ्लक्स कहो,
जहां पे वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा। आप ये भी कह सकते हो जब किसी संदर्भित प्लेटों के बीच वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसके बीच में जो धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। यहां तक बता दो, समझ में आ गई बात। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसी थ्योरी है। बताओ समझ में आई या नहीं जो मैंने अभी समझाया था? नोट करो इसे। और इसकी वैल्यू जो होती है भी याद रखना, आईडी बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये होगी, ये फॉर्मूला है इसका, याद रखना। आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में डी फाई ई अपॉन डी टी। डी फाई ई मतलब वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। अरे बात समझ में, ये तो लिखवाया अभी मैंने। वैद्युत फ्लक्स ही तो होता है फाई, उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन। डी लग गया, डी का मतलब ही क्या होता है? परिवर्तन होना। तो ईडी आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। नोट कर लीजिए आप इसे। कर लिया? उसके बाद हम डालेंगे मैक्सवेल का एम्पियर परिपथीय नियम, जो उन्होंने कहा था कि मेरे नाम से जाना जाएगा। ये ठीक है, ये तो बताया अभी मैंने आपसे। तो दूसरा पॉइंट डाल दोगे, इसे वैसे ही याद रख लेना। मैक्सवेल का एम्पियर परिपथीय नियम तो क्या है? नियम कह दे या समीकरण कह दे, तो आपको लिखनी क्या है? पहले ये बताओ, नंबर 1, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या था बताओ? तो आप कहोगे सर ये पढ़ के आए हम तो, समाकलन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बताओ ठीक है, ये तो पढ़ा था। तो दूसरे नंबर पे क्या डालना है? मैक्सवेल का संशोधन। मैक्सवेल ने इसमें क्या संशोधन किया था, है ना? तो वही तो हो गया मैक्सवेल का। देखो तो वो क्या बोले? बी डॉट डी एल, वो बोले मैं तुम्हारे इस फॉर्मूले को सही कर दूंगा, मैं थोड़ा सा कुछ अपने पास से संशोधित करूंगा, ठीक है, लेकिन इस समीकरण को मेरे नाम से जाना जाएगा। तो उनसे कहा गया सही है यार, ये तो अच्छी बात है, हमें कम से कम वो तो मिल जाएगी बात कि भाई संधारित्र प्लेटों के बीच भी धारा है जो तुम बता रहे हो। तो बोले एक काम करो, देखो ये म्यू नोट, ये सब कुछ ऐसे रहा म्यू नोट। वो बोले ये जो आई है इसे आई मत लिखो, इसे आई सी कहो तुम अपनी धारा को, और जो मैं धारा बता रहा हूं उसे क्या कहो? आई डी। ये है भैया, क्या मतलब हुआ समझ गए आप? जब तक तुम्हारी धारा, देखो फिर दोबारा बना रहा हूं मैं, ये क्या था? संधारित्र था। जब तक तुम्हारी धारा इसके अंदर रहेगी, ये बताओ ये क्या चीज है? ये तो तार ही तो है, तार से तो जुड़ी हुई प्लेट। समझ रहे हो? हमारे घरों में जो लाइट आ रही है वो कैसे है? पंखा कैसे चल रहा है? तारों से तो चल रहा है। तो तार में जब तक करंट बहती रहेगी तो वो है आईसी, तो इसे कंडक्शन करंट बोलेंगे। चालक है भाई, तार क्या चीज है? चालक, धारा बह रही है तो क्या बोलेंगे? आईसी। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ की बात करोगे तो उस धारा का क्या नाम दोगे? आईडी। तो उन्होंने कहा बस इस नियम का ऐसे इस्तेमाल करना, जब तुम चालक की बात करो तो आईडी को जीरो मान लेना। जब तुम कहोगे कि इसके बारे में बात हो रही है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या मान लेना? तो आईडी जीरो है। और जब तुम यहाँ की बात करोगे तो आईसी को जीरो मान लेना। तुम्हारा फॉर्मूला हो गया सही। देखो समझो, अगर मैं आईसी को जीरो मान लूँ, यहाँ की बात करूंगा तो आईसी जीरो, तो ये जीरो हो गए। म्यू नोट की इससे जीरो गुणा करिए जीरो, म्यू नोट की इससे गुणा करेंगे तो म्यू नोट आईडी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? म्यू नोट आईडी। बिल्कुल सही है, फॉर्मूला सही बैठ गया। वो बोले जब तुम यहाँ की बात करोगे चालक की तो आईडी को जीरो मान लेना, तो आईडी जीरो है तो म्यू नॉट आईसी। बिल्कुल ये आगे देखो, समझ तो रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? तो इसमें अगर हम आईडी की वैल्यू चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, या समाकलन बी डॉट डी एल म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू, आईडी की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, क्या आई थी? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। आप ये भी कह सकते हो। क्या है ये? यही
मैक्स वेल का एम्पियर का परिपथीय नियम है। नोट करिए आप ऐसे ही, ठीक है, बनाइए। कर लिया? ये बताओ समझ में तो आ गई बात पूरी? तो इसे बोला गया मैक्सवेल का एम्पियर परिपथी, ये भी सही है समीकरण और ये वाली भी सही है, ठीक है। और ये क्या थी? एम्पियर का परिपथी नियम। तो इन्होंने इसे क्या करा? संशोधित कर दिया उन्होंने, मैक्सवेल ने, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी बात बताई कि घबराने की जरूरत नहीं है, कभी पेपर में आईडी पूछ ले और वहां पे ना दिया हो। तो उन्होंने ये भी कहा कि आईसी जो होती है, जो तुम्हारी चालन धारा है, वही तो विस्थापन धारा है, बस हमने नाम बदल दिया है, नामकरण कर दिया है। कि तुम कह रहे थे संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई धारा नहीं होती, तो बोले ऐसा नहीं है, संधारित्र की प्लेटों के बीच भी क्या है? धारा होती है। तो आईसी क्या है? आईडी। मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूं, मान लो सवाल आ जाए, वहां पे क्यू दिया हो और टाइम दिया हो और आपसे ये पूछ ले, तो आप कहोगे यार आईडी बराबर तो सर ने ये लिखवाया था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। अब बताओ फाई कहां से लाऊं? तो घबराना मत, आईसी बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। ये तो पढ़ के आए हैं हम, विद्युत धारा। तो लो आएगी आईडी। और ये भी हो सकता है वो ये वाली चीजें दे दे, चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर इतनी है और आईसी बताओ। तो तुम घबराना मत, तुम कहो यार ये तो आईडी के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे तुम? आईसी। ये भी नोट कर लेना, ये वाली बातें जो मैं बोल रहा हूं। सॉरी, समझ में आ रही बात? तो ये लिख दोगे। तो उन्होंने क्या कहा? आईसी ही आईडी होता है। लेकिन जब तुम चालक में चलोगे, चालक मतलब कोई तार में, प्लेट में, किसी के भी, किसी में भी, तो तुम्हें क्या लेना है? आईसी। और जब तुम संधारित्र की प्लेटों के बीच की बात करोगे तो क्या लेना है तुम्हें? आईडी। फॉर्मूला वही है, बस मैंने थोड़ा सा इसे संशोधित कर दिया है। ये बोले थे मैक्सवेल। क्लियर हो गई बात? ये भी नोट कीजिए, अभी ये भी नोट कर लो ऐसे ही, कभी सवाल आ जाए। वैसे है नहीं, आया नहीं है अभी तक। क्लियर? आगे बढ़े हम। विद्युत चुंबकीय तरंग, जो चैप्टर का नाम था वो आ गया, तीसरा पॉइंट, वैद्युत चुंबकीय तरंग। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। शॉर्ट में इसे ईएमडब्ल्यू भी कहते हैं, ईएमडब्ल्यू, ऐसे भी याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही है, ये भी कहते हैं। तो ये क्या चीज है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज है? तो ये भी मैं समझाना चाहूंगा पहले तो मैं, वैसे चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। देखो सुनो, जब कोई आवेश कैसा रहता है? स्थिर रहता है। स्थिर मतलब रेस्ट पर, रुका हुआ होता है, तो वो पता क्या उत्पन्न करता है? ओनली वैद्युत क्षेत्र। क्या है ये? वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उस टाइम क्या होता है? जीरो, कुछ नहीं करता। नंबर एक, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई आवेश क्या हो? एक समान चाल से चल रहा हो, एक समान चाल से गति कर रहा हो, तो बताओ क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों उत्पन्न करता है। याद रखना ये बात, वैद्युत क्षेत्र भी, चुंबक। लेकिन ये दोनों के दोनों पता कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। मतलब जितनी इसकी वैल्यू इतनी रहेगी, जितनी इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, बदलेगी नहीं। ठीक है, बताओ ये बातें, बताओ समझ में आई? जब कोई आवेश अगर रुका हुआ है तो क्या उत्पन्न करता है? ओनली वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। अगर कोई आवेश गति कर रहा है, लेकिन गति कैसी है उसकी? एक समान चाल, ना चाल बढ़ रही है ना घट रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा बी और वैद्युत क्षेत्र भी। लेकिन दोनों को दोनों कैसे रहेंगे? कांस्टेंट, बदलेंगे नहीं। लेकिन तीसरी बात ध्यान से सुनिए, अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, अगर कोई आवेश क्या कर रहा है? त्वरित गति कर रहा है। त्वरित का मतलब जानते हो? एक्सीलरेटरी मोशन। एक्सीलरेटरी मोशन मतलब स्पीड लगातार बढ़ रही हो या स्पीड लगातार कम हो रही हो। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, ये बताओ हमारी एक ही स्पीड रहती है? हमें मान लो कुंदरकी से मुरादाबाद जाना है, ठीक, तो हमारी एक ही स्पीड रहेगी। बाइक से जा रहे हैं हम या कार से जा रहे हैं, तो बीच में तो तुम हाँ एक स्पीड रख सकते हो, कई मिनट तक, 5 मिनट 10 मिनट। तुम कहोगे यार मैंने 5 मिनट तक कार ऐसे चलाता रहा 50 की स्पीड पे या 60 की। समझते रहो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मगर जहां तुम्हें जाना वहां तक रख लोगे, और जहां से स्टार्ट करी तुमने, कम बढ़ती भी करनी पड़ेगी, कम भी करनी पड़ेगी, हाँ ज्यादा भी कर सकते हो। तो उसे बोलते हैं त्वरित गति, जहां पे स्पीड कम बढ़ती हो रही हो। तो जहां पे त्वरित गति होती है तो वहीं पे उत्पन्न होती है ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो पता अपने पीछे पीछे क्या छोड़ता जाता है, वो तरंगे, और वो तरंगे क्या कहलाती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं? क्या कहा था मैंने, ऐसे याद रखना, जब कोई आवेश स्थिर होता है रुका हुआ, तो वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र जीरो। लेकिन जब कोई आवेश एक समान चाल से चल रहा है तो वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, लेकिन इन दोनों के क्या होते हैं, कांस्टेंट। लेकिन जब कोई आवेश त्वरित गति करता है तो वो क्या पीछे छोड़ता है, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है वैसे, और वैद्युत क्षेत्र भी। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, वेरी करते हैं। वेरी मतलब टाइम पर, समय के साथ साथ निर्भर करते हैं, कम बढ़ते कम बढ़ते। और ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। जैसे ई इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र, वो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में। ये मान लो एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, तो ये होती हैं। और ये एक दूसरे कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। ये बातें भी हम लिखवाएंगे। अब समझ में आ गया विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, बताओ समझ में आ गया? अब लिखवाऊंगा ये, ठीक है। पहले मेन होता है कॉन्सेप्ट समझना। ऐसे थ्योरी क्या है, थ्योरी तो तुम्हें हर जगह मिल ही जाएगी, कोई भी पढ़ा देगा कि भाई ये है थ्योरी। मेन होता है तुम्हारे दिमाग में डालना कि आई बात या नहीं आई। तो शुरू करें लिखना। जब कोई, देखो अब याद हो गया होगा वैसे भी, तुम्हें अब ध्यान से सुनिए। आवेशित कण त्वरित गति करता है तो वह अपनी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय क्यों कहा गया, क्योंकि वहां पे वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ और चुंबकीय क्षेत्र भी, अभी बता रहा था मैं, ठीक है। इसलिए क्या नाम है, दोनों का नाम है मिलता जुलता, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, यहां तक बता दो, अब समझ में आया नहीं, नोट करो इसे भी। कर लिया, वेरी गुड। अब उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण। अभी लक्षण कह दे या लक्षण, नोट कर लिया आपने। कौन सा पॉइंट होगा हमारे, चौथा। देख लेना, चौथा होगा, पांचवा। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। तो बिल्कुल जैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगों का अभिलक्षण वही होते हैं जैसे कि प्रकाश की चाल के होते हैं। जितनी स्पीड प्रकाश की चाल की होती है 3 × 10⁸ वही इतनी होती है। इनकी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें वो भी हैं, जैसे रिमोट से हम टीवी का चैनल बदल देते हैं, तो क्या है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। मोबाइल पे बातें कर रहे हैं हम इतनी दूर, तो कौन सी तरंगें निकल रही है हमारी मोबाइल में से, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अब उसके भी पार्ट आएंगे हम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल। तो देखते हैं ये क्या लिख रहे हैं हम, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के निम्न लक्षण होते हैं। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, जो भी हम इसके लक्षण लिख रहे हैं, ठीक है, 3-4 लिख देंगे, यही वाली बातें सारी वो लिखवा रहे हैं। ये तरंगे, नंबर 1, त्वरित आवेशित कण के द्वारा उत्पन्न होती है। पहला, किसके द्वारा उत्पन्न होती है, त्वरित आवेशित कण। मतलब जो आवेशित कण है वो स्पीड कम बढ़ती होनी चाहिए उसकी, तभी उत्पन्न होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर होगी बात। दूसरा, इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही है, इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कि अभी माध्यम होगा जब ये चलेंगी।
ठीक है, तो चलेंगी, निर्वात में भी चलेंगी। लिख रहा हूं देखो, निर्वात में इनकी चाल 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये पता है किसके बराबर थी, याद है, सी के, किसके बराबर होती थी ये, और सी की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल के ही बराबर होती है। नंबर 4, यह अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगे हैं। कैसी प्रकृति की तरंगे हैं ये, अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगे हैं। नोट कीजिए आप इन सबको। तो छोटा सा चैप्टर है ये, इसमें हम ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके एग्जाम्पल न्यूमेरिकल नहीं है, उसी पर आ जाएंगे। ठीक है, जो जो बातें हैं वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।